क्या एसआरएच की बैटिंग अब बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई है? जी, तो बात करते हैं आज का जो मैच हुआ है। पहला मैच हुआ है एसआरएच वर्सेस दिल्ली के बीच में। तो वो हो रहा था विशाखापट्टनम में, दिल्ली का जो होम ग्राउंड है। तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। टॉस जीते हैं सबसे पहले एसआरएच ने। टॉस जीत के अपने बैटिंग करने का उन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि वो उनका एक पैटर्न रहा है कि पहले बैटिंग करते हैं, अच्छा रन बनाते हैं और फिर बोलते हैं दूसरी टीम को कि टारगेट आप चेस करो। तो उसी तरीके से उन्होंने आज भी वही सिलेक्ट किया। उन्होंने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। और उसमें फिर आते हैं स्टार्क, जो पिछले सीज़न में एसआरएच को नाइट मैच दिए थे, जिन्होंने फाइनल में मतलब अभिषेक और हेड को दोनों को आउट किया था। और वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था पूरा, और वहाँ से एसआरएच ने फाइनल हारा था। तो आज उनके सामने वापस से स्टार्क थे, पर आज वो दूसरी टीम से खेल रहे थे। आज वो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे थे। तो स्टार्क ने आज भी बहुत ही अच्छी शुरुआत करी थी उन्होंने, और एक नॉर्मल सा फर्स्ट ओवर जा रहा था। और उसके बाद अचानक क्या हुआ पता नहीं, अभिषेक का वो लेजीनेस दिखी वहाँ पे, या वो इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पे। वो उन्होंने मना नहीं किया है ट्रेविस हेड को, और वो बहुत ही एकदम लेजीली जा रहे थे, क्रीज पे अप्रोच कर रहे थे, और विपराज ने उनको रन आउट कर दिया। और वो मोमेंट था, शायद मुझे लगता है कि वहाँ से पूरा मोमेंटम दिल्ली ने पकड़ लिया वहाँ से। और फिर वो एसआरएच की बैटिंग का डिक्लाइन वहाँ से स्टार्ट हुआ आज की इनिंग्स में। वो जैसे ही अभिषेक रन आउट हुए, दिल्ली कैपिटल्स को एक ओपनिंग मिल गया वहाँ पे, और वो लोग एक थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गए। और उसके बाद जब स्टार्क वापस आते हैं तीसरी ओवर करने के लिए, तब उन्होंने 2 विकेट्स ले लिए। उन्होंने ईशान किशन को भी आउट किया और रेड्डी को भी आउट किया। और वहाँ पे वही लग रहा था कि एसआरएच की बैटिंग अब बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई है, और वो लोग बस एक ही तरीका जानते हैं, मारना है। वो सिचुएशन पे नहीं देखते। हालांकि क्योंकि आज की पिच अगर देखना जाए तो थोड़ी स्लो थी, थोड़ी रुक के आ रही थी। हालांकि ग्राउंड छोटा है विशाखापट्टनम का, लेकिन पिच थोड़ा अलग था। वो बैटिंग ट्रैक नहीं था, पे थोड़ा रुक के बॉल आ रहा था। और बहुत ही एकदम बुरी बॉल पे ईशान किशन आउट हुए थर्ड मैन पे, और नीतीश रेड्डी भी बहुत ही गंदा शॉट मार के आउट हुए, जो बॉल थोड़ा रुक के आया उनके पास। और वहाँ पे 3 ओवर के अंदर अंदर उनके 3 विकेट आउट हो गए थे। हालांकि वो लोग रन्स बहुत ही तेज़ी से कर रहे थे। उस टाइम पे भी उनका 10 रन्स पर ओवर से रन रेट चल रहा था। फिर भी पर विकेट्स जब चले जाते हैं आपके पास वैसे भी लोअर मिडल ऑर्डर इतना अच्छा है नहीं। तो एसआरएच को एक ध्यान रखना चाहिए कि भले ही अटैकिंग क्रिकेट खेले, पर एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो अटैकिंग के साथ साथ थोड़ा कंसोलिडेट करना भी जानता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उस टीम में मुझे इतना कोई दिखता नहीं है टॉप 5 में कि जो कंसोलिडेट करे अच्छे से, इनिंग्स को बिल्ड करे और उसमें अटैक करे बाद में, एक टाइम के बाद जाके कोई दिखता नहीं है। सब ऐसे ही प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट बॉल से आके ही मारना चाहते हैं। मतलब अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, ईशान किशन हो गए, के हेनरिक क्लासन हो गए, तो नीतीश रेड्डी हो गए। नीतीश रेड्डी भी इस सीज़न में उनका कोई इतना अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा नहीं है। इस मैच में उन्होंने कुछ 15 बॉल में 30 रन मारे थे, पर उसके बाद 2 मैच में वो फेल रहे हैं। तो नीतीश रेड्डी भी इतना अच्छा खेल नहीं पा रहे। हालांकि वो प्लेयर ऐसे है कि वो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। वो भी इस बार ज़्यादा ही ऐसा करने जा रहे हैं कि बस आके पहले बॉल से मार रहे हैं। शायद वो भी सोच रहे हैं कि इस बार हमको 300 रन करने हैं, और वो 300 रन के टारगेट में, वो 250 के टारगेट में एसआरएच की टीम पिछले 2 मैच में 200 रन भी नहीं कर पा रही है। तो वो आप जब टारगेट इतना ऊपर ही सेट कर लेते हो और पिच वैसा नहीं मिलता है, तो आप वो कैसे अचीव करना है वो देखने जाते हैं, और वहाँ पे आपकी पूरी टीम गिर जाती है। स्टार्क ने आज बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी, और उसमें मतलब उनको साथ दिया दिल्ली कैपिटल्स की फील्डिंग ने भी बहुत साथ दिया, कि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करी है आज उन्होंने। मतलब वो विपराज ने जो एक कैच पकड़ा है क्लासन का, वो तो बहुत ही बेहतरीन कैच था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके आंखों में सन आ गया है, फिर भी उन्होंने वो कैच को पकड़ा। और वो बाद में उनको रियलाइज़ भी हुआ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैच था, और वो देख रहे थे कि ऊपर की आंखों में रोशनी आ गई थी एकदम। फिर भी उन्होंने कैच कंप्लीट किया। उसके बाद अक्षर पटेल और फैफ डुप्लेसिस ने भी बहुत एक अच्छे अच्छे कैच पकड़े उन्होंने लास्ट में जाके। तो ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो स्टार्क ने 5 विकेट ली। मतलब एक तरीके से उन्होंने टॉप ऑर्डर ही गिरा दिया पूरा एसआरएच का। और उसके बाद कुलदीप यादव बहुत ही आराम से आते हैं, 10 ओवर के बाद आते हैं और विकेट्स ले जाते हैं। वो अभी एकदम ऐसे नहीं आ रहे कि मैं बहुत नंबर 1 बॉलर हूँ दिल्ली कैपिटल्स का। अभी वो स्टार्क वो काम कर रहे हैं, पर चुपके से आते हैं कुलदीप यादव और विकेट्स ले जाते हैं। आज भी उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट लिए हैं शायद, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी है। और उसके साथ साथ उनके जो दूसरे बॉलर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत साथ दिया है।
पर ये दो बॉलर्स ने ही पूरा एसआरएच का बैटिंग लाइनअप को तोड़ दिया एक तरीके से। मुझे लगा कि अक्सर की कैप्टनसी बहुत यहाँ पे अच्छी लगी, क्योंकि जब पावर प्ले में 2 ओवर्स स्टार्क ने डाल दिए थे और ऑलरेडी वो 2 विकेट्स ले चुके थे, तब उनको लगा कि उनको तीसरा ओवर भी देना चाहिए पावर प्ले में, और शायद हो सकता है कि हेड की विकेट ले जाए वो, क्योंकि हेड के अगेंस्ट स्टार्क के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कम से कम शायद 5 या 6 बार आउट किया हुआ है ट्रेविस हेड को, और उन्होंने एक तीसरा ओवर भी दिया स्टार्क को, और वहाँ पे स्टार्क ने हेड को आउट करके भी दिया, और वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से था, क्योंकि वो ट्रेविस हेड अगर वहाँ पे टिक जाते तो वो शायद लंबी पारी खेल जाते, और वो टोटल जो उनका 160 165 हुआ वो शायद हो सकता था 180 190 हो सकता था। तो वहाँ पे वो जो विकेट मिली वो बहुत ही क्रूशियल विकेट थी। और उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें एसआरएच की, तो अनिकेत वर्मा, जो मैं पहले से कहते हुए आ रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया टैलेंट है, झांसी में वो पैदा हुए हैं, पर लेकिन क्रिकेट सारी वो अपनी एमपी की ओर से खेले हैं, और वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और मैंने उनकी स्टोरी सुन रहा था कि उनको एसआरएच ने टीम प्रैक्टिस जब होती है बिफोर आईपीएल स्टार्ट्स, तो उनको एक टास्क दिया था कि आपको 8 ओवर में 80 रन बनाने हैं, तो ही हम आपको प्लेइंग 11 में मौका देंगे इस सीज़न में। तो उन्होंने वहाँ पे सिर्फ 4 ओवर में ही 80 रन बना दिए थे। तो वो इस तरीके का प्लेयर है, और उनका एक ही गोल है कि उनको सबसे बड़ा 6 हिटर बनना है ये आईपीएल सीज़न में। तो ऐसा एक मोटिवेशन रखना, ऐसा एक ख्याल रखना अपने दिमाग में, वही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी ही टीम में इतने बड़े बड़े 6 हिटर्स है, मतलब अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, क्लासन हो गए, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इतने लंबे लंबे छक्के मारते, उसमें रह के भी वो सोचना कि मैं पूरे आईपीएल का सबसे बड़ा बिगेस्ट 6 हिटर बनूंगा, वो बहुत ही बड़ी बात है। वो एक इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, वो एक दिखाता है। और उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, मतलब इतनी क्लीन हिटिंग कर रहे थे, और वो जो आउट भी हुए बहुत ही बाउंड्री पे, वो जेक फ्रेजर मगर्ग ने इतना बढ़िया कैच पकड़ लिया, नहीं तो वो भी बॉल छक्के के लिए जा रहा था, और इतना बढ़िया उन्होंने बैटिंग करी है। लेकिन उनके जो 72 या 78 रन कुछ बनाए, उसकी वजह से ही एसआरएच का स्कोर 166 हुआ, क्योंकि बाकी बैटर्स ने उतने खास रन नहीं बनाए। और मैं यहाँ बात करना चाहूँगा अभिनव मनोहर की, जो बहुत ही अच्छा टैलेंट है, वो उनके पास भी वो कैपेबिलिटी है कि वो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, पर वो अपने चांसेस यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा टूर्नामेंट की बहुत फास्ट चलता है, इसमें मौके इतने ज़्यादा मिलना बहुत आसान नहीं है, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और वो 2 मैचेस में ऐसे आए हैं कि जहाँ पे उनको ज़रूरत थी टीम को उनकी, पर वहाँ पे वो जल्दी आउट होके चले गए। तो मुझे लग रहा है कि अभिनव मनोहर अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे, वो और भी अच्छे प्लेयर है और वो अच्छे से खेल सकते हैं, वो भी अनिकेत वर्मा की तरह लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, पर वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का, तो वो मुझे एक थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जब चेस की बारी आती है तो बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स में। फैफ डुप्लेसिस अपने वही पुराने अंदाज में दिखे जो वो आरसीबी के लिए भी पिछले कुछ सालों में करते हुए आ रहे थे, और सीएस के लिए भी करा था उन्होंने। तो उन्होंने उसी तरीके से बहुत ही अच्छा क्लीन हिटिंग करना चालू किया, मतलब ऐसा लग रहा था कि फैफ डुप्लेसी कहीं गए ही नहीं है, मतलब पिछले सालों से जो बैटिंग करते हुए आ रहे हैं वैसी ही बैटिंग कर रहे हैं, और जो एसआरएच की टीम स्ट्रगल कर रही थी वो पिच नहीं है, ये कोई और ही पिच है, और वो इतनी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया शानदार उन्होंने बैटिंग करी। और उसके सामने अपोजिट एंड पे जेक फ्रेजर मगर इतना ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके बैट पे बॉल नहीं लग रहा था। और मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कमेंट्री टीम में, ये क्या है, ये मैथ्यू हेडन को बिठा के रखा है, पता नहीं क्या बोलते हैं वो पूरे। और कोई पहले ऐसा होता था कि 4 ओवर के स्टिंट रहती थी कमेंटेटर्स की, और फिर वो चेंज हो जाते थे, हर 4 ओवर में दूसरे कमेंटेटर्स आते थे। आज मैंने नोटिस किया कम से कम पहले 8 ओवर्स जो दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स थी उसके 8 ओवर्स में मैथ्यू हेडन कमेंट्री कर रहे थे, और वो पूरे 8 ओवर में एक ही बात कर रहे थे कि जेक फ्रेजर मगर्ग बहुत ही अच्छे प्लेयर है, पर उनको थोड़ा अपना बैलेंस बना के रखना होगा। आप एक ही प्लेयर पे इतना बात नहीं कर सकते हो, जबकि दूसरा प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है सामने की साइड पे, आप उस पर कमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल, और बस आप एक ही प्लेयर को लेके बैठे हो, आप एक ही प्लेयर को बड़ा बनाना चाह रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जैक फ्रेजर मगर्ग एक ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर स्टार है। पर वो अगर ऐसा, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो फ्यूचर स्टार है, क्योंकि वो एक तरीके से टुल्ला है। मैं अगर जो नॉर्मल हमारी भाषा में बोलेंगे तो वो एक टुल्ला है, उसके बॉल लग गई तो लग गई, नहीं तो उसको कोई इतनी टेक्निक नहीं है उसके पास, वो ऐसे आंख बंद करके ही मारता है। तो मेरे हिसाब से एक ही प्लेयर पे इतना बात करते रहना और उसका इतना एम्फेसाइज करना उसके ऊपर, वो गलत है। ये थोड़ा कमेंट्री पैनल्स पे स्टार स्पोर्ट्स को और बीसीसीआई को ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ही बायस कमेंट्री चल रही है। मतलब कमेंट्री ऐसा होता है कि आप न्यूट्रल रह के कमेंट्री करो, आप किसी प्लेयर के ऊपर कमेंट्री ना करो, और आप पूरी गेम पे एक कमेंट्री करो मेरे हिसाब से।
तो वो एक चीज़ उनको ध्यान देनी पड़ेगी और ये उनको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि कमेंट्री बहुत ही बायस हो रही है। हिंदी कमेंट्री तो छोड़ ही दो, वो तो पहले से ही होते आ रही है, पर इंग्लिश कमेंट्री में भी ऐसा लग रहा है कि एजेंडा रन कर रहे हैं। और मैथ्यू एडन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना उन्होंने बात करी है कि एक टाइम के बाद तो उनके को कमेंट्रेटर भी बंद हो गए थे बोलना, कि अब क्या बोले, वो कब से 8 ओवर से उन्हीं के बारे में बोलते हुए जा रहे हैं। और बहुत ही स्क्रैची इनिंग खेला था जेक फ्रेजर मगग ने। लास्ट में उसको जो 1-2 चौके और एक छक्का मिल गया, उसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर गया है। बाकी बहुत ही गंदा इनिंग खेल रहा था। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर ये ऐसा खेलता रहा तो शायद हो सकता है दिल्ली ये मैच हार जाए। पर वो जब आउट हो गए और फिर उसके बाद फैफ डुप्लेसिस भी साथ साथ में आउट ही हो गए। पर उसके बाद आते हैं कि अभिषेक पटेल आते हैं और फिर 4 नंबर पे केएल राहुल, जिनका कमबैक हुआ आईपीएल में, और उस आईपीएल में वापस आए हैं अभी और दिल्ली के लिए पहला मैच खेल रहे थे। और केएल राहुल एक अलग ही दिखे, जो 2018 के केएल राहुल थे वैसे दिखे। मतलब उन्होंने जो शमी को छक्का मारा है, वो ऐसा लगा कि ये केएल राहुल का तो हम वेट कर रहे थे, ये हमको ये केएल राहुल चाहिए। हमको नहीं चाहिए वो जो डिफेंस करे, स्ट्राइक रोटेट करे, ऐसा केएल राहुल नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि केएल राहुल लंबे लंबे छक्के मारे, और इतना बेहतरीन छक्का मारा है उन्होंने। और वो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, अच्छी बॉल पे आउट हो गए, नहीं तो वो बहुत ही अच्छा, वो वहाँ पे जल्दी से जल्दी मैच फिनिश कर सकते थे। लेकिन एक अच्छा इंटेंट लगा, 5 बॉल में 15 रन बनाए। अच्छा लगा कि वो एक अच्छे कॉज के लिए उन्होंने बैटिंग करी कि टीम को जल्दी से जल्दी जिताया और नेट रन रेट भी बढ़ाए, तो वो एक अच्छा लगा। और अगर एसआरएच की बॉलिंग में देखा जाए तो उन्होंने ज़िशान अंसारी को आज खिलाया था। वो 25 साल के लेग स्पिन बॉलर है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। उन्होंने 3 मेन विकेट लिए। उन्होंने फैफ डुप्लेसिस, फ्रेजर मगग और केएल राहुल तीनों को आउट किया, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो। और उन्होंने एक ही ओवर में फ्रेजर मगग और डुप्लेसिस को आउट किया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है यहाँ से मैच फंस जाए। और यहाँ पे एक अगर टेक्टिकल मूव की बात करें तो एसआरएच को जो उनकी जो बैटिंग कोलैप्स जो हुआ है आज, वो उनको उनकी बॉलिंग में भी भारी पड़ गया, क्योंकि जब उनकी बैटिंग ही इतनी ख़राब परफॉर्म करी और रन्स नहीं बने थे, तो उनको इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट में मुल्डर को लाना पड़ा। जबकि मुझे लग रहा है कि उनका प्लान जैम्पा को बॉलिंग में लाना था, और वहाँ पे ये पिच पे जैम्पा बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हो सकते थे। पर उनकी बैटिंग इतनी चली नहीं कि उनको बैटिंग में थोड़ा स्कोर देने के लिए मुल्डर को लाना पड़ा, और वो मुल्डर भी इतने रन्स नहीं बना पाए। अगर जैम्पा उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आए होते तो ये पिच पे जिस हिसाब से अंसारी ने बॉलिंग करी है, जैम्पा भी उसी तरीके से बॉलिंग करते और शायद हो सकता था कि वो दिल्ली को फंसा सकते थे। पर वही है कि आप जब बैटिंग कोलैप्स हो जाता है तो आपको बैटिंग कुशन के लिए एक इम्पैक्ट प्लेयर में एक बैटर को लाना पड़ता है। और वो हालांकि मुल्डर ऑलराउंडर है, पर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं करी, बस बैटिंग करी, और उसमें भी वो कुछ खास बैटिंग कर नहीं पाए मेरे हिसाब से। तो ये एक बैटिंग कोलैप्स की वजह से वहाँ पे भी एक एसआरएच को एक इशू हुआ कि वो जैम्पा को नहीं खिला पाए। तो यही कुछ था। और उसके अलावा मैंने बोला कि अंसारी ने एक अच्छी बॉलिंग करी, मुझे अच्छा लगा, इंप्रेसिव बॉलर लगा, मतलब दिलेर लगा। उसको रन भी पड़े पर फिर भी वो अपनी लाइन एंड लेंथ पे रहा और उसने विकेट निकाली, वो एक बहुत ही अच्छी बात थी। और अभिषेक पटेल और फिर स्टब्स ने आके लास्ट में मैच ख़त्म किया और 4 ओवर पहले ही मैच जीत गए, और वो दिल्ली का नेट रन रेट भी अच्छा हो गया। तो मेरे हिसाब से एक दिल्ली के लिए कंप्लीट विन था कि इतनी अटैकिंग बैटिंग को उन्होंने पहले तो गिराया और उसके बाद उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट चेज भी इतना जल्दी कर लिया। तो एक तरीके से कंप्लीट मैच हुआ, क्योंकि फील्डिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो यही था ये मैच का मेरा रिव्यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आता रहे ऐसे ही। और वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।